मांगोगे क्या? इलेक्शन से पहले नवाज लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के शहर शहर जलसे, मंसूबों के ऐलानात और नवाजिशात, लेकिन बलूचिस्तान में सन्नाटा। इलेक्शन कमीशन ने पाक सरजमीन से झंडा छीन लिया। अब मुस्तफा कमाल का एजेंडा क्या होगा, पूछेंगे पीएसपी वालों से। पंजाब में इंक्यूबेटर्स की कमी, रोजाना 2 से 3 नौमौलूदों की आंखें बंद हो रही हैं। हुकूमत पंजाब आंखें खोले। और ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन के बाद अब ब्लू लाइन, कराची के अवाम को सवारी के रंगीन ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। क्या ताबीर मिल सकेगी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज आर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, मादनियात से माला माल, गेम चेंजर मंसूबे, सी पैक का गढ़, जिससे सब इजहार यकजहती करते हैं। बलोच अवाम की महरूमियों की बात भी होती है। वजीर आजम अपने दौरे इख्तिदार में कई बार बलूचिस्तान का चक्कर लगा चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि साबका हुकूमतों ने बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया। आए दिन बड़े बड़े बयानात आते हैं, लेकिन अमलन बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आते। आज भी बलूचिस्तान के 86% अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। सी पैक के सम्राट अब तक वहां नहीं पहुंच सके और अब आने वाले इलेक्शंस में भी इस सूबे का यही हाल नजर आता है। मुल्क की जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, नवाज लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और पीटीआई, जगह जगह जाकर जलसे कर रहे हैं। सियासी गहमा गहमी है, लेकिन बलूचिस्तान में सन्नाटा है। नवाज लीग भरपूर मुहिम चलाने में लगी हुई है। मियां साहब दौरों पर दौरे कर रहे हैं। हुकूमत के आखिरी साल उन्हें सबका ख्याल भी आया है, खुसूसन सिंध पर उन्होंने खास नजर करम कर रखा है। वो पिछले 3 माह में कई बार सिंध आए हैं। उन्होंने ठट्टा का दौरा किया, पिछले ही हफ्ते वो कराची आए, भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की बात की, हिदायत की। हैदराबाद पहुंचे हैं, वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, मुमताज भुट्टो से मुलाकात की, उनकी कौम परस्तों से राब्ते की भी इतलात हैं। मियां साहब का सिंध पर पूरा फोकस है, तो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने पंजे जमाने में लगी हुई है। पिछले 5 माह से बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक हैं, लाहौर को अपना सियासी गढ़ बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब का पार्टी स्ट्रक्चर तब्दील किया है, जनूबी और वस्ती पंजाब के अलहदा सुदूर लगाए हैं और उन्होंने जनवरी में हुकूमत के खिलाफ एक छोटी सी मुहिम भी चलाई और आसिफ अली जरदारी अब पंजाब के जो नाराज रहनुमा हैं उनको मनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और अगले इलेक्शन में वहां से क्लीन स्वीप करने के दावे भी कर रहे हैं। मुख्तसरन ये कि मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन में आई हुई हैं, एक्शन में आई हुई हैं और पीपल्स पार्टी ने पंजाब और नवाज लीग ने अपना फोकस सिंध पर तो रखा है। कराची के माशी हब होने की हैसियत से सिंध का किरदार बड़ा अहम है और इक़्तिदार में आने के लिए सीटों के हिसाब से पंजाब की अहमियत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। लेकिन इस तमाम सियासी कशमकश में बलूचिस्तान में खामोशी है, सन्नाटा है। बलूचिस्तान क्या है और इसकी अहमियत क्या है, एक रिपोर्ट तैयार की है छोटी सी, वो पहले देखिए फिर इस पर मजीद बात करेंगे। बलूचिस्तान से मुताल्लिक ये खामोश रिपोर्ट आपने देखी। सी पैक के बायस हुक्मरानों की ज़बान पर बलूचिस्तान का जिक्र तो बहुत होता है, लेकिन असल में जो फिक्र होनी चाहिए वो नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 4 साल दौरे इक़्तिदार में बलूचिस्तान के कई दौरे किए हैं, लेकिन ये तमाम दौरे सी पैक से मुताल्लिक थे। वो आखिरी बार दिसंबर में सोराब होशाब रोड का दौरा करने पहुंचे थे, जो सी पैक के मगरबी रूट का हिस्सा है।
पीपल्स पार्टी की जानिब देखें तो दिसंबर में बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान का चक्कर लगाया था, लेकिन उनका ये दौरा भी सिर्फ तंजीम साजी के लिए था। इन दोनों दौरों में बलोच अवाम की जो महरूमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अमली तौर पर ना मियां साहब का कोई इंटरेस्ट नजर आया और ना ही पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में एक्टिव दिखाई दी। यही वजह है कि दिसंबर में पंजाब के दौरे पर आए बलोच तलबा के वक्त ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से ऐसा चुभता हुआ सवाल किया जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर किया। वो सवाल क्या था, पहले वो सवाल सुनिए। अगर हम लाहौर आए इतने शौक थे कि ये क्या है वो क्या है, इतना डेवलपमेंट है, सीधा तो वहाँ डेवलपमेंट यहाँ क्यों हो रही है? तालिबा का ये सवाल, बलोच अवाम की महरूमियाँ और उनका दर्द इसमें नुमाया है। जो सूबा वसाइल के होते हुए मसाइल का शिकार है, वहाँ दूसरे सूबों की तरक्की पर अवाम को एहसास कमतरी का ही सामना होता है। बलोचिस्तान की ये सूरत हाल और मसाइल और उनका हल विफाक और सियासी जमातें किस हद तक संजीदा हैं? क्या वाकई सी पैक से सूबे की महरूमियाँ दूर हो जाएंगी और क्या सिर्फ गवादरी बलोचिस्तान है? इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर इसरारुल्लाह जहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जहरी साहब आपका। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने का जो एतराफ़ है वो हर जमात करती है। वज़ीर आज़म भी कहते रहे कि पिछले 70 सालों से बलूचिस्तान नज़रअंदाज होता रहा, लेकिन अभी मैं सिर्फ रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसकी बात करूंगी कि इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन का सा माहौल है, बड़ी सियासी गहमा गहमी है, तीनों सूबों के अंदर बड़े सियासी जलसे जुलूस हो रहे हैं। बलूचिस्तान में इतनी खामोशी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया बीबी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान में खामोशी इसलिए है कि बलूचिस्तान की सरजमीन को ये जो मौजूदा हुकूमत है या हुक्मरान है, इसको अपने लिए ये एक कारोबारी मरकज़ बना के रखा हुआ है। वहाँ के अवाम से उनका कोई न लेना है, न देना है, न गर्ज है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले इलेक्शनों में वो धौंस धमकी और धांधली और बाकी जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं जो पिछली दफ़ा 2013 के इलेक्शन में हुए, उन तरीक़ों को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अवाम की जो नुमाइंदगी है उसको छीना जाएगा और अपने गर्ज़ और मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही वजह है कि उनको बलूचिस्तान की सरजमीन से ज़्यादा गर्ज है और बलूचिस्तान के जो अवाम वहाँ बसते हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया कि इन लोगों ने बहुत अपने वक्त में बलूचिस्तान के और बलोचों के हकूक़ की बात कर रहे थे और उनके मसाइल की बात कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं कि इंसानी 7,000 साल तारीख़ में बलूचिस्तान में पहली दफ़ा ये हुआ है कि हुकूमतों की बंदर बांट हुई है। जो तारीख़ में हमें ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि 2.5 साल एक पार्टी और 2.5 साल दूसरी पार्टी। इसमें न कहीं बलोच नज़र आते हैं, न बलोचिस्तानी नज़र आते हैं, न तरक्की नज़र आती है, न कोई उनके मसाइल नज़र आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने यही सोच रखा है कि 2.5 साल आपने जितना आप लूटना है लूटे, वो आपका नसीब, और बाकी जो है 2.5 साल है हम लूटेंगे, वो हमारा किस्मत। तो ये अपनी किस्मत आजमाई अभी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ग्वादर में जो आनिया जानिया लगी रही थी हैं, तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात है, ये सारे आपके सामने हैं। तो सेनेटर साहब, आपने खास तौर पर जो एक जुमला इस्तेमाल किया ना कि एक कारोबारी मरकज बना रखा है, इससे क्या मुराद है? बलूचिस्तान तो वसाइल से माला माल है, लेकिन मसाइल तो वाकई यहाँ पर बहुत हैं और इतने पेचीदा हैं कि उनका फौरी हल तो मुमकिन नहीं है। कारोबारी मरकज से क्या मुराद है आपकी? मेरा कारोबारी मरकज़ से ये मुराद है कि वहाँ जो कोस्टल एरिया की ज़मीनें हैं या मादनी वसाइल है, उनको जिस बेदर्दी से लूटा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, यही वो चीज़ें हैं जो कि बलोच अवाम के माशी हालत के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के माशी हालत दिन प दिन माशाल्लाह तरक्की करती जा रही है। आपने देखा होगा जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, और तारीख में पहली दफ़ा आपने देखा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मशीर जो भी है, उनके घरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं। ये क्या है? ये सारे वही वसाइल है जो बलोच अवाम के हैं या बलूचिस्तान के अवाम की है, और ये खामोशी से ये एक झलक थी। ऐसे तो हज़ारों ऐसे किस्से हैं जो आपको पता है बलूचिस्तान तो वैसे ही मीडिया के हवाले से ब्लैकआउट हुआ है। वहाँ के कोई मसाइल या कोई ऐसे मसले होते हैं उनको इजाज़त नहीं है कि उनको हाईलाइट किया जाए। वहाँ के साफ़ी बिरादरी है या वहाँ के जो मीडिया मैन है वो बेचारे दबे हुए हैं, वो हाईलाइट कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर ज़िंदगी का उनका सवाल है। और बाकी जो मुल्क के अंदर जो बलूचिस्तान से बाहर की मीडिया है वो उधर तवज्जो देते नहीं है। तो यही वजह है कि उनके लिए एक माशी हब बना हुआ है खुशहाली के लिए। ठीक है सेनेटर साहब, आप वो तमाम जो रिजर्वेशंस हैं, जो पहले से एतराज़ात हैं, जो इख्तिलाफात हैं, उन्हीं की निशानदेही आप दोबारा कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मसाइल का सोल्यूशन क्या है। आपके भाई वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आज़म से मिलते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, फिर ये जो आप बंदर बांट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्लैक आउट है, कवरेज नहीं होती है, जो मसाइल हैं उनको सही तौर पर उजागर नहीं किया जाता, तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए जी, सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? जहाँ ग्वादर की जो ज़मीन है या वहाँ मकरान की सारी जो ज़मीनें हैं उनकी जो बंदर बांट है वो सबके सामने आया है, और किसी से नहीं तो सियालकोट वाले और फैसलाबाद वाले और लाहौर वालों से पूछ ले कि किस तरीके की बंदर बांट हो रही है। जहाँ मादनियात की बात है उसकी किस तरह लीजिंग हो रही है और किस तरीके से लूटा जा रहा है। तो इसको अगर ये हम कहें कि माजी के मसाइल है तो हाल के मसाइल भी तो यही है, और वसाइल का अभी जो लूटम लुटाई जो शुरू हुई है वो तो अभी हुई है। इस दौर में इतनी लूट लुटाई हो रही है कि अगर कोई आज़ाद मीडिया उधर चला जाए और आज़ादाना रिपोर्टिंग करे तो उसके सामने सारी चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ आज़ादी से किसी को छोड़ते नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। जो हम कहेंगे वो कहेंगे कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। आपको सिर्फ कहना नहीं, आपको करके भी दिखाना है। आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जल्द से जल्द फारिग कर दे, ताकि बलूचिस्तान के अवाम और उसकी सरजमीन और उसके वसाइल महफूज रखे इनके शर से। अच्छा, अब चले मैं सीपैक की तरफ आ जाती हूँ। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सीपैक को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। जो भी हो, अब हुकूमत की बड़ी तवज्जो है सीपैक के ऊपर। क्या उसके असरात पूरे सूबे पर नजर आ रहे हैं? क्या वाकई सीपैक बलूचिस्तान की किस्मत बदलेगा? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की किस्मत में वही रोड होगा जो ग्वादर से निकल के, सूराब से निकल के, और कोई कहता है मगरबी, कोई कहता है मशरकी, कोई कहता है दरमियानी, यही एक रोड बनेगी और रूट नहीं बनेगी, मुझे जो लग रहा है। तो इस रोड के थ्रू जो बलूचिस्तान से बाहर के लोग हैं वो आएंगे जाएंगे सुकून के साथ, अपने ज़मीन को, अपने मादनियात को जो उनके नाम पे हुए हैं उनकी देखभाल करेंगे, उनकी ख़रीद फरोख्त करेंगे। बाकी बलोच अवाम है या बलूचिस्तान के लोग हैं उनके हिस्से में वही चाइनक वाले चाय की जो अगर वो कोई छाबड़ी है वो भी आ जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, मुख्तसर सा जवाब आप दीजिएगा। आपकी तमाम बातों से ये लग रहा है बहुत मायूसी है, जाहिर है। आपने कहा कि आप हेल्पलेस हैं, दूसरी जानिब आप हुकूमत को और जो दूसरी जमातें उनको ये कहते हैं कि वो लूट खसोट में लगे हुए हैं। मुस्तकबिल में आपको बलूचिस्तान का कोई हल नजर आता है? आपको लगता है कि बलूचिस्तान तरक्की कर सकेगा और वहाँ की आवाम के जो खदशात हैं, जो मायूसी है, वो कभी ख़त्म हो सकेगी? हमें जो हम बलोचों से सुन रहे हैं, लोग आवाम से सुन रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि आने वाले वक्तों में बलोचों को मजबूर करके माइग्रेट कराए, वहाँ एक और नस्ल बसाई जाएगी। वो नस्ल मुझे पता नहीं है, चाइनीज़ होंगे या बाकी सूबों से लोग होंगे। वहाँ बलोच आपको कुछ साल के बाद बहुत कम नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ थे और बहुत ही नाउमीदी का इजहार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतनी जल्दी हल होते हुए नजर नहीं आते। एक ब्रेक लेते हैं हम और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के परचम की। देखते रहिए न्यूज़ ऑवर विद नाजिया। वेलकम बैक। कराची जो पहले MQM का गढ़ था, हमेशा यहाँ से मुत्तहिदा को अक्सरियत मिलती थी। पिछली 3 दहाइयों से ये जमात यहाँ की मेन स्टेक होल्डर समझी जाती थी, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन में अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी रह गया है। MQM पाकिस्तान और लंदन में तकसीम हो चुकी है। हकीकी भले बहुत ताकतवर नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है। PTI इस शहर में पंजे जमाने की कोशिशों में मसरूफ है। जमात इस्लामी भी मौजूद है और पीपल्स पार्टी अपना रसूख बढ़ाना चाहती है। यानी वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इस सख्त तरीन कॉम्पिटिशन में पाक सरजमीन पार्टी कराची में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हाल ही में तिब्बत सेंटर पर एक जलसा किया। अब 6 अप्रैल को धरना देने जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस क्लब पर भूख हड़ताल और वजीर आला हाउस के घेराव का ऑप्शन भी रखा हुआ है। लेकिन पाक सरजमीन पार्टी पर इल्जाम यह है कि इस पार्टी को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हाल ही में 23 मार्च को PSP का अपना पहला यौम तासीस भी था और 1 साल के बाद भी इनके पास लोग MQM के हैं, स्ट्रक्चर मुत्तहिदा का है, परचम पाकिस्तान का है और वही पुराने चेहरे। फ्लोर क्रॉसिंग का भी इल्जाम है इन पर और आज तो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कौमी परचम को पार्टी परचम के तौर पर इस्तेमाल करने से रोका है। इसी पर हम बात करेंगे। PSP के रहनुमा आसिफ हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। पहले ही कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ये परचम को कबूल नहीं करेगा। आप लोगों को इस बात का इल्म भी था। इलेक्शन में वक्त कम है, अब किस परचम के तले इकट्ठा करेंगे कारकुनों को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने बात की आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की, इलेक्शन कमीशन का तफसीली फ़ैसला आ जाता है तो हम यकीनी तौर पर अदालत से रुजू करेंगे, बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चीज़ों को करेंगे। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक़ है, वहाँ पर बिल्कुल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तानी परचम जो कि यकजहती, कौमी यकजहती का निशान है, माजी में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होती रही उसमें डिवाइडेशन का अमल रहा और लोगों को ज़बानों की, इलाकों की बुनियाद पर ख़ुद इस कराची शहर में, इस सूबा सिंध में, ओवरऑल पूरे मुल्क में देखें तो लोगों को तकसीम किया गया। पहली दफ़ा हुआ कि किसी ने पाकिस्तानी परचम को लोगों को एक नेशन, एक कौम बनाने के लिए और कौमी यकजहती के लिए इस्तेमाल किया। अगर कोई जलसे में पाकिस्तान का परचम लेकर आता है तो क्या कोई शख्स उस पाकिस्तानी परचम इस्तेमाल करने से या उसको लाने से कैसे रोक सकता है? लेकिन ये दावा तो कोई आम आदमी भी कर सकता है। एक सियासी जमात का अपना एक मंशूर होता है। एक सियासी जमात कैसे सियासी मकासद के परचम को इस्तेमाल कर सकती है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो आपने सियासी मकासद की बात की, सियासी मकासद से पहले मुल्क के मकासद होते हैं, कौम के मकासद होते हैं। अगर कौम और मुल्क के मकासद पूरे ना हो तो फिर सियासी मकासद कुछ रह नहीं जाता। यही वजह है कि जो पाकिस्तान में सूरत हाल थी उसकी बुनियाद पर कराची वो शहर था जहाँ पर न सिर्फ डिवाइडेशन का अमल था बल्कि यहाँ पे जो कुछ किया जा रहा था, जिसमें रॉ के हवाले से और दीगर एलिमेंट्स जो काम कर रहे थे। और सिंध के अंदर आपको याद होगा कि सिंध के अंदर माजी में भी जो है वो एंटी पाकिस्तान बहुत सी तहरीकें, सिंधु देश और दीगर चलती रही हैं। ये वो सारा एलिमेंट था जिसके लिए ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के तमाम कौमियतों और तबकों को एक जगह जमा किया जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल ने, अगर अनीस कायम खानी ने एक अच्छा काम किया है तो मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हाँ, इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम जरूर पूरा करेंगे और उसके मुताबिक चीजों को करेंगे। और जो उतना फैसला है उस फैसले पर हम अदालत जाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे, कानून और आइन के मुताबिक चीजों को करेंगे। ठीक है आसिफ साहब, एक इल्जाम जो आप पर लीडर्स पर मुस्तकिल लग रहा है कि आप लोग MQM तो छोड़ चुके हैं लेकिन अब तक सीट्स नहीं छोड़ने को तैयार हैं, सरकारी मराहत आप लोग ले रहे हैं, कितनी सदाकत है इसमें? पहली चीज तो ये है कि मुझ समेत बेशतर जो लोग हैं वो रिजाइन दे चुके हैं। इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्पीकर को करना है, वो उनको करने की ज़रूरत है। मैं इजलास में नहीं जा रहा हूँ या हमारे लोग इजलास में नहीं जा रहे हैं, मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, तो कौन सी मराद ले रहे हैं और कौन सी उनको मराद मिल रही है, कौन सी फाइनेंशियली उनको जो है वो सपोर्ट्स हो रही है। ऐसा नहीं है। इस्तीफे भिजवाने के बाद आप लोगों ने स्पीकर से राब्ता किया है कि क्यों आप लोगों के जो इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, क्यों परसू नहीं कर रहे हैं इस मामले को? देखिए, मेरा काम है कि मैं रिजाइन दे दूं। मैंने रिजाइन फैक्स किया और रिजाइन फैक्स करके वहां पर सेक्रेटरी को बता दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको एक्सेप्ट करें। मैं जब इजलास, आपने जो बात की कि जी जो आप लोग बेनिफिट ले रहे हैं, तो जब मैं जा ही नहीं रहा ना किसी इजलास में ना किसी मीटिंग में जा रहा हूं, तो मुझे क्या माली बेनिफिट? लेकिन आसिफ साहब, एक साल हो चुका है, एक साल में सिर्फ रिजाइन कर देना और एथिकली कैसे पॉसिबल है? ये किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए जी, ये सवाल जो आप मुझसे कर रही हैं, मैं तो अपने सवाल का जवाब दे चुका हूं और दे रहा हूं कि मैंने तो रिजाइन वो फैक्स किया है जिसकी रिजाइन की और फैक्स की दोनों कापियां मौजूद हैं। ठीक है। बाकी जो इसका अगला जवाब है वो देना है पार्लियामेंट को और स्पीकर को, तो वो बेहतर इसको समझ सकते हैं। अच्छा चलें, अब आप लोग अगले माह धरना देने के लिए जा रहे हैं। इस धरने का बुनियादी मकसद क्या है? क्या इसे आप लोगों की जानिब से जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसकी मुहिम समझा जाए, उसका आगाज समझा जाए? नादिया, पहली चीज तो ये कि आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि पाक सरजमीन पार्टी अपना एहसास दिला रही है सिंध के अंदर कि वो एक पार्टी के तौर पर आ रही है। ऐसा नहीं है।
पाक सरजमीन पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर एक मुस्तहकम पार्टी बन चुकी है। हमारे तमाम जगहों पे ऑफिसेज खुल चुके हैं। इस वक्त कराची में हमारे पास कोई 12,000 से ज़्यादा कारकुनान हैं। सिंध के दीगर शहरी और देही इलाकों में इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई हमारे 25 से 30,000 कारकुनान है। हमारा ऑफिसेज है। पंजाब में हमारे ऑफिसेज खुल चुके हैं, हमारे KPK में और बलूचिस्तान में ऑफिसेज खुल चुके हैं। तो ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर कोई जमात एक साल में अपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रही है, तो आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सियासी जमातें बनाई, बड़े फेमस हैं, लोग उनको जानते हैं, मगर आज तक उनके पीछे तो चार लोग भी नहीं है। वो नाम आप भी जानती हैं कि किस तरह से। लेकिन अगर एक साल में PSP यहाँ तक पहुंची है, तो ये PSP की कामयाबी, वो सच्चाई है मुस्तफा कमाल की, जो 3 मार्च को आके उन्होंने कहा और आज के दिन तक कह रहे हैं, और जो बातें वो कह रहे हैं वो सारी सही साबित हो रही हैं। शुक्रिया, वो गवर्नर के हवाले से आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ थे, PSP का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, बहुत पुरुमीद हैं और कह रहे थे कि बहुत मुनज़्ज़म हो चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। एक ब्रेक हम लेते हैं और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब के अस्पतालों की बदतर सूरत हाल की, जहाँ ना ही इंक्यूबेटर्स हैं और इंक्यूबेटर्स ना होने की वजह से रोजाना 2 से 4 बच्चों की अमवात वाक़ हो रही हैं। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पंजाब में सड़कें बन रही हैं, मोटरवे का जाल बिछाया जा रहा है, ट्रैफिक जैम के मसाइल पर काबू पाने की भी कोशिशें हो रही हैं ताकि मरीज भी अस्पताल बर वक्त पहुंच सकें। लेकिन मसला सिर्फ मरीजों को अस्पताल तक बर वक्त पहुंचाने का नहीं, बल्कि उन्हें बर वक्त तिब्बी इमदाद देने का भी है। और इस मामले में पंजाब के अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। सेहत के शोबे में अगर आप देखें, उस तरफ नजर डालें तो हुकूमत की वो दिलचस्पी दिखाई नहीं देती जो कि होनी चाहिए। यही वजह है कि अस्पतालों में सहूलतों का बहरान है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आए दिन हड़तालों पर जाते रहते हैं और इस सबसे ज्यादा मुतासिर आम आदमी ही होता है। आज इसी शोबे से मुतालिक एक अहम मसला हम उठाने जा रहे हैं जो इंक्यूबेटर्स से मुतालिक है। वो इंक्यूबेटर्स जो किसी भी नौमौलूद की जिंदगी बचा सकते हैं, जो बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी ज़िंदगी के लिए काम करते हैं, जो इमेच्योर इन्फेंट्स की ज़िंदगी बचाने का एक वाहिद ज़रिया है। लेकिन पंजाब हुकूमत की उस अहम मशीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। छोटे शहरों की बात तो छोड़ें, सिर्फ लाहौर की तरफ अगर आप नज़र डालें तो यहाँ गंगाराम समेत बेशतर ऐसे अस्पताल हैं जहाँ सिरे से इंक्यूबेटर्स मौजूद ही नहीं है। चंद अस्पतालों में ये सहूलत है, वहाँ बेशतर इंक्यूबेटर्स ख़राब पड़े हुए हैं। इस सारे मामले की निशानदेही हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हुमा भट्ट ने की है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा ये देखिए। पंजाब के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। आवाम को बड़ी मुश्किल से वजीर सेहत तो मिला, लेकिन सेहत की बेहतर सहूलत अब तक ना मिल सकी। बेशतर सरकारी अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स खराब हैं, बच्चे दुनिया में आंख नहीं खोल पाते, मसाइल का खाता पहले ही खुल जाता है। इंक्यूबेटर्स खराब होने के बायस मौत ने कई बच्चों को माओ की गोद से छीन लिया। वालिदैन की आह पुकार और गिले शिकवों के बावजूद मसला जूं का तूं है। अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो आप नहीं लगेगा कि हमारा बच्चा इधर सेफ है। मेरे अपनी भतीजी को इधर से उनकी डेथ हो गई। जिसकी सिफारिश हो सब कुछ मिल जाता है, जिसकी सिफारिश ना हो तो वो 4-4, 5-5 दिन में पड़ा रहता है। मासूम बच्चों से जुड़े इस अहम मसले पर हुकूमती गैर संजीदगी का हाल ये है कि पंजाब के वाहिद चिल्ड्रन अस्पताल में 17 इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन काम सिर्फ 6 ही कर रहे हैं। लाहौर के म्यो और सर्विसेज अस्पताल में 14 इंक्यूबेटर्स हैं, जिन्ना अस्पताल में 10, गंगाराम अस्पताल समेत बेशतर अस्पतालों में ये सहूलत मौजूद ही नहीं। इमरजेंसी सूरत हाल हो तो सिर्फ इंतजार ही किया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं इंक्यूबेटर्स लगाने के साथ साथ टेक्नीशियंस का होना भी जरूरी है, वरना मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल नहीं किया जा सकता। एक कमरा जिसके अंदर 3 इंक्यूबेटर रखे जा सकते हैं, क्योंकि 2 इंक्यूबेटर के दरमियान तकरीबन 3 से 4 मीटर का फासला जरूरी होता है। उसमें हम 8-10 इंक्यूबेटर रखे, उनमें बच्चे रखते हैं। शरह अमवात जो है वो बढ़ेगा प्री टर्म्स के अंदर। जो जिंदगी हम बचा सकते हैं वो हम नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं आपके पास अवेलेबल नहीं है, ट्रेन स्टाफ आपके पास अवेलेबल नहीं है, और इंक्यूबेटर तो खैर है ही नहीं। अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स की खराबी और अदम दस्तयाबी के बायस बच्चों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता है। इस दौरान रोजाना 3 से 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज मुआलजे की नाकाफी सहूलियात ने वालिदैन को तो परेशान कर रखा है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मामले की संगीनी अगर महकमा सेहत समझ जाए तो बहुत जल्द बेहतरी आ सकती है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर।
हुमा भट्ट बहुत ही अहम मसले की निशानदेही कर रही थी। ये रिपोर्ट आपने देखी। इंक्यूबेटर्स किसी भी नौमौलूद की ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे अहम मशीन है, जिसमें मैच्योर या कमज़ोर न्यूबॉर्न बेबीज़ को उस वक्त तक एक ख़ास टेम्परेचर पर रखा जाता है जब तक कि वो मुकम्मल सेहत याब ना हो जाए। ये है इंक्यूबेटर की अहमियत। लेकिन पंजाब हुकूमत की इस जानिब जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके बायस 2 से 3 नौमौलूद दम तोड़ जाते हैं। हुकूमत इस बारे में क्या कर रही है, हम बात करेंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो कि वज़ीर पंजाब सेहत हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपकी भी मालूमात में होगा ये सब कुछ। हुकूमत के हेल्थ से मुतालिक बड़े बड़े दावे सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में न्यूबॉर्न बेबीज़ की जान बचाने के लिए जो इंक्यूबेटर्स होने चाहिए उनकी बड़ी अबतर हालत है। अगर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं तो फिर कहाँ हो रहे हैं, अगर सेहत की तरफ ही नहीं जा रहे हैं तो? सरकारी अस्पताल में चूँकि किसी भी पेशेंट को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बालिग हो, उसको हम रिफ्यूज़ नहीं करते। जो भी बच्चे आते हैं, और बाज़ को तो आप देखते हैं कि एक बेड पे बच्चे 2 या 3 या बाज़ को उससे ज़्यादा भी होते हैं। तो एक तो जो हम अपनी बेड कैपेसिटी को और सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील से तभी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर में चीज़ें जो हैं आज से बेहतर होंगी। हम साल से आज समझते हैं कि हम बेहतर हैं, और इंशाल्लाह अगला जो आने वाला साल है उसमें जिन भी प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक पर उनको मुकम्मल कर रहे हैं। और इनक्यूबेटर्स के हवाले से खास तौर पे हमारी रिक्वायरमेंट्स अगले साल की होंगी, उसमें इंशाल्लाह इसमें हम इजाफा करेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा कि सिर्फ 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाए? इंक्यूबेटर्स को चलाने के लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में बायो टेक्नीशियंस ही मौजूद नहीं है। आप समझते हैं कि ये 1 साल के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा? तो अपने सिस्टम को, बायोमेडिकल को भी बेहतर कर रहे हैं, नए इंजीनियर्स हम भर्ती कर रहे हैं, अपने वर्कशॉप्स को बेहतर कर रहे हैं। और दूसरा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि वो मशीन वो कंपनी रख दे और हम एक उनको मिनिमम महीने के पेशेंट्स कर दें जिसको हम पे कर दें, ताकि आम आदमी को ये ना कहा जाए कि ट्यूब ख़राब है, मशीन की फलां चीज़ ख़राब है। तो इन चीज़ों को अब हम इस वक्त खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसको बेहतर भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बेहतर। अब वज़ारत सेहत की जितनी मीटिंग्स होती हैं उसके नताइज वो नज़र नहीं आते। कब तक ये जो मशीनों की ख़राबी है और जो मशीनों की कमी के मसाइल हैं, ये आप क्या समझते हैं कब तक हल होंगे और मरीजों की मुश्किलात दूर हो सकेंगी? चलेंगी सारा, वो ख़राब भी होंगी, लेकिन जब वो ख़राब हो तो जो मैंने आपको पहले बताया कि उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो, उसने कहाँ से ठीक होना है, ताकि वो जो टाइम लाइन है वो हमारी ज़ाया ना हो। सो मशीनों पे हम इस वक्त अपने सिस्टम को भी बेहतर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मशीनें मौजूद हैं उनकी रिपेयर के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से हमने अपने सिस्टम को बेहतर किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ थे। पंजाब में सेहत का शोबा तवज्जो का तलबगार है। तो अब हम सिंध की तरफ आते हैं, जहां ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, जिसके हल के लिए वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मंसूबा शुरू कर रखा है और अब ब्लू लाइन मंसूबे की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 600 इंट्रासिटी बसें कराची आएंगी। सोहराबकोट से गोलीमार तक बसें चलाई जाएंगी और ये 12 किलोमीटर तवील रूट होगा, जिसमें 9 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। 3,57,000 मुसाफिर रोजाना इसमें सफर कर सकेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स को 2 अरब रुपए की सब्सिडी देने का भी फैसला हुआ है। ये मंसूबा ट्रांसपोर्ट के मसाइल के लिए क्या वाकई मददगार साबित हो सकेगा और इस मंसूबे पर अमल दरामद भी हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। ये जो नित नए मंसूबे सामने आ रहे हैं बहुत ही कलरफुल किस्म के, वाकई क्या रंगीन ख्वाब ही हैं। ग्रीन लाइन का क्या हुआ, ऑरेंज लाइन का क्या हुआ और अब ये ब्लू लाइन मंसूबा? नाजिया देखें, 8 साल से हम बहुत सारे मंसूबे देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंट अगर देखें तो उसमें नहीं हो पाता। कल भी जो इजलास हुआ है इसमें नासिर शाह साहब की जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई है ब्लू लाइन्स मंसूबे पर, जिसके तहत अलासिफ स्क्वायर सोहराबकोट से और गुरु मंदिर तक बसें चलाई जाएंगी, पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाएगा। ये दावा है सिंध गवर्नमेंट का, जैसे पहले दावे करते आ रहे हैं। मगर इससे पहले रेड लाइन मंसूबे के लिए बाकायदा तौर पर इस फिस्कल ईयर के अंदर फंड्स एलोकेट कर दिए गए थे, मगर 1 रुपया भी जो है वो रेड लाइन का नहीं मिला, वो सब फाइलों में बंद हो गया। एक ऑरेंज लाइन मंसूबा है जिसे ईधी लाइन का नाम दिया गया है। इसका 3 बार मुख्तलिफ उसमें कह सकते हैं कि इफ्तिताह हुआ है। इसका 3 बार कायम अली शाह साहब ने इफ्तिताह किया, उसके बाद फिर कोई हिच आई बीच में कोर्ट की, उसके बाद दोबारा ये मंसूबा शुरू हुआ और छोटा मंसूबा है, तकरीबन 4-5 किलोमीटर औरंगी टाउन से शुरू होता है और आके ज्वाइंट करता है ये ग्रीन लाइन मंसूबे को जो विफाक बना रहा है। तो वहां तक करने के लिए 3 दफ़ा, फिर इसके बाद जब इसका नाम ईदी लैंड रखा गया तो दोबारा एक बार फिर इसको दोबारा से इनोग्रेट किया गया। नासिर शाह साहब ने फिर इसको इनोग्रेशन किया। तो अब तक जो है वो सिर्फ नमूदो नुमाइश देखने में आ रही है, कोई कॉन्क्रीट काम नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात की गई है कि जी तकरीबन 3.25 लाख मुसाफिर जो हैं वो सफ़र करेंगे, इससे बन जाए, होप सो, मगर इसमें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है क्योंकि फिस्कल ईयर ख़त्म होने वाला है, रेड लाइन का 1 पैसा जारी नहीं किया गया और अब इनका टर्म भी ख़त्म होने वाला है।
तो इसके बाद ये जितने सारे मंसूबे जिनके आपने नाम गिनवाए अभी, ये तमाम मंसूबे तमाम का ऐलान भी किया गया, कुछ कुछ काम भी शुरू हुआ, लेकिन जो एक डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नाजिया कुछ नहीं हुआ। देखिए आप भी शहर में ट्रैवल करती हैं, सिर्फ एक ग्रीन लाइन मंसूबा जिसका कुछ हिस्सा हमारे ऑफिस के सामने से भी गुजरता है, वो हम देखते हैं कि वो तेजी से कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि डेडलाइन उसकी जो दी गई थी उससे थोड़ा सा एक्सीड वो हो जाएगा यकीनन, मगर काम बहरहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुस्त है, सुस्त कह सकते हैं, मगर अगर कंपेयर करें हम सिंध हुकूमत के मंसूबों से तो काफी तेज है। अगर हम ग्रीन लाइन की बात करें, क्योंकि विफाक फंड कर रहा है उसको, विफाक ही इसकी देखभाल भी कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ग्रीन लाइन मंसूबे पर इसी शहर के अंदर, इसी गुंजान आबादियों के अंदर काम तेजी से हो रहा है। ऑरेंज लाइन मंसूबा बनाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो ग्रीन लाइन का ही एक हिस्सा बनेगा, वो आकर ज्वाइंट होगा बोर्ड ऑफिस पर, जो कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है। तो ये छोटा सा मंसूबा था, सिंध गवर्नमेंट इसको बना रही है और इसको हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली शायद थोड़ा सा फास्ट हो रहा है काम इसके अंदर। बाकी रेड लाइन के लिए जो कि अनाउंस किया गया था फिस्कल ईयर के अंदर, इसी फिस्कल ईयर के अंदर, इसको गुजरने में अभी 3 महीने रह गए हैं गालिबन, इसमें फंड एलोकेट किया गया था मगर एक पैसा उसका जारी नहीं किया गया। और यही हिसाब से एक्सक्यूज क्या दिया जाता है, क्योंकि क्लेम्स तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, दावे सिर्फ दावे की हद तक नहीं होता, वो बड़े बड़े बयानात भी सामने आ रहे होते हैं। एक्सक्यूज क्या है, क्यों फंड्स रिलीज नहीं हो रहे? नाजिया मंसूबा देखें, कोई भी अगर पब्लिक डेवलपमेंट के लिए कोई मंसूबा होता है तो उनका पहला कहना यही होता है कि जी इस मंसूबे के लिए हमने फंड रखा था, मगर हमें जरूरत पड़ गई जी एजुकेशन की, हमें जरूरत पड़ गई हेल्थ में करने की, उसमें भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो बहाना ये किया जाता है कि जी पहले प्रायोरिटी जो है वो उसको दी गई है और फंड को जो है वहां पर डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जब नया फंड आएगा इंशाल्लाह तो इस पे काम शुरू होगा, मगर ना ये काम होता है और ना मिसमैनेजमेंट भी नहीं है, मिसमैनेजमेंट नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड है। ये ट्रांसपोर्टर्स को 2 अरब की सब्सिडी देने का जो ऐलान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? रेगुलराइज तो इससे पहले भी नहीं था और अब भी कोई उम्मीद है कि रेगुलराइज होगा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमारे यहाँ? नाजिया देखें, ये 2 अरब की जो सब्सिडी देने का अनाउंसमेंट कल किया गया है, अनाउंस तो नहीं किया गया, भारत इसका फैसला कर लिया गया कल के इजलास में। अब इसमें इतना बड़ा गोरख धंधा है कि समझ ही नहीं आएगा लोगों के कि ये किस तरह पैसे लेंगे। ये सिर्फ पसंदीदा ट्रांसपोर्टर्स होंगे, ये पैसे लेंगे। सिंध बैंक मुदारबा जो है उसके जरिए ये फंडिंग की जाएगी। 15% इक्विटी जो है वो बिला सूद कर्जा सिंध गवर्नमेंट फराहम करेगी, जो कि 5 साल में ट्रांसपोर्टर्स ने वापस करना है। 15% जो है वो ट्रांसपोर्टर्स खुद प्रोवाइड करेंगे अपने पास से। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो इंटरसिटी बसेस हैं जो कि शहर के बाहर चलती हैं, हाईवेज पर चलती हैं, उनके लिए इन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत जो है वो सिंध इंश्योरेंस के जरिए इसकी इंश्योरेंस पे करेगी। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सिंध बैंक का फायदा होगा, सिंध मुदारबा का फायदा होगा, सिंध इंश्योरेंस का फायदा होगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पाबंदी लगाई है कि सिर्फ मुकामी सतह पर तैयार की गई गाड़ियां जो हैं वो ही इसके अंदर शामिल की जाएंगी इस प्लान के अंदर। तो मुकामी सतह के जो असेंबलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका फायदा होगा। इसमें पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए कुछ भी नहीं है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होने वाला। पब्लिक का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बिल्कुल उसी वक्त को दोहराया जा रहा है 80s 90s में जो मिनी बसें और ट्रांसपोर्टर्स ने आकर बस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दी थी, कोई किसी किस्म की रेगुलराइजेशन नहीं थी और वो मामला फिर खत्म हो गया। चंद सालों के बाद वो बसें बेकार हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि कराची में ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम है। देखिए मिनी बस का और बसेस का खराब होना या बेकार होना तो समझ में आता है कि वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की हैं, उनकी मर्जी है वो चलाते हैं या नहीं चलाते। मगर ग्रीन बसेस का हमने देखा था नाजिया कि ग्रीन बसेस सड़कों पर आई थी और पब्लिक खुश थी कि 20 रुपए देकर लोग ट्रैवल कर रहे थे। इज्जत के साथ लोग ट्रैवल कर रहे थे। मगर वो बसें क्या हाल हुआ है उनका, वो आप जाके देखें। सुरजानी में डंप यार्ड बना हुआ है और वहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं। कई दफ़ा ये बात की गई, मेयर साहब ने भी बात की कि जिन बसों को हम थोड़ा सा फंड मिल जाए तो दोबारा इसको हम रिपेयर करेंगे और उसके बाद सड़कों पर लाएंगे। मगर वो बसों की कंडीशन ऐसी है कि अब वो रिपेयर शायद ना हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान अहमद हमारे साथ थे। और जो दौर जदीद है, दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है, वहाँ हमारे लिए छोटे छोटे जो फासले हैं उनको तय करना भी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। कराची में लोग मजबूरी में ट्रांसपोर्ट के टूटा फूटा जो निज़ाम है उसी से ही काम चला रहे हैं। एक मसले का हल ढूंढते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। कितने मंसूबे दरमियान में अटके हुए हैं। लियारी एक्सप्रेस वे का अधूरा मंसूबा इसकी एक मिसाल है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त रुकना नहीं है और जिनके इरादे पुख्ता हों वो चाहें तो मसाइल कितने भी क्यों ना हो रास्ते अपने बना ही लेते हैं। चीन की मिसाल सबके सामने है, जहां ट्रांसपोर्ट का अवामी मसला हल करने के लिए मेट्रो ट्रेन को इमारत के दरमियान से गुजारा गया। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
लेकिन ये सब कुछ चीन में ही हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में मसाइल सामने आए तो तरक्याती काम रुक जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो अरसा दराज से हल होने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने ग्रीन लाइन का ऐलान किया, ग्रीन लाइन पे काम हो रहा है। ऑरेंज लाइन के नाम पर आवाम को न जाने कितने रंगीन ख्वाब दिखाए हुए हैं, लेकिन इसकी जो ताबीर है तामीर से ही जुड़ी हुई है। और जब भी ये ताबीर मिलेगी कि जब वाकई तामीर हो इस मुल्क की, और कंस्ट्रक्शन के अलावा जितने तामीराती काम हैं वो सारे के सारे मुकम्मल हो सकें। आज के प्रोग्राम में तमाम अहम इश्यूज़ हमने डिस्कस किए। कुछ और इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि जिनकी निशानदेही हो सके, मसाइल हल हो सकें, कुछ स्टोरीज़ आपके इर्द गिर्द हों तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हमें फेसबुक और ट्विटर पर अपना फीडबैक भी दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। अल्लाह हाफ़िज़।